ओके। तो अब हमने क्या समझा था कि ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है। अभी तक हम लोग कितनी कितनी चीजें समझ चुके हैं। हम लोगों ने ये देख लिया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है। ओके। अ, अभी तक हम लोग समझ चुके हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट हम लोग देख चुके हैं कि ऑडिटिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये जान चुके हैं यूजर्स क्या कौन कौन होते हैं ऑडिट के। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया कि ट्रू एंड फेयर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें अब हम लोग जान चुके हैं। तो जैसे ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, एक वैसे ही टर्म और होती है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम कहते हैं AFRF। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा, ये भी एक बेसिक टर्म है जिसे हम समझेंगे। तो जब हम लीगल फॉर्म्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग लीगल फॉर्म समझ के आए कि लीगल फॉर्म मतलब प्रोप्राइटरी फर्म हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, LLP हो गया, सोसाइटी, कंपनी, AOP, BOI या एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सारे हमारे लीगल फॉर्म्स में आते हैं। बट वी ऑलवेज चेक द लीगल फॉर्म टू नो व्हाट फ्रेमवर्क इज एग्जैक्टली एप्लीकेबल। जब भी हम ऑडिट करते हैं या जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट करता है ना, सबसे पहले वो लीगल फॉर्म पे जाता है। क्यों लीगल फॉर्म जाना बहुत जरूरी होता है? क्योंकि लीगल फॉर्म में हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली कौन से जो फ्रेमवर्क है, मतलब कौन से रूल्स और रेगुलेशन जो है वो इस एंटिटी पर अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके। तो ये सब जानने में हमें कौन मदद करता है? लीगल फॉर्म मदद करे। अगर पार्टनरशिप है तो अलग रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट अलग है। LLP लीगल फॉर्म है तो LLP के रूल्स एंड रेगुलेशन कर लगेंगे, जो LLP एक्ट अलग है। कंपनी है अगर कोई, तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, जो कंपनीज एक्ट अलग है। इसीलिए इसमें ऐसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे अगर कोई कंपनी है, यहाँ पे लीगल फॉर्म हमें पता चल गया है कि कंपनी है अगर कोई। कुछ कंपनी लिस्टेड कंपनीज होती है, कुछ कंपनीज अनलिस्टेड कंपनी होती है। सबसे पहले तो हम बिजनेस देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे डी मार्ट है। अब जो डी मार्ट का बिजनेस है, अब विशाल मेगा मार्ट का बिजनेस है, इवन तो नाउ विशाल मेगा मार्ट इज बिकम अ लिस्टेड कंपनी। बट जस्ट सपोज, जब विशाल मेगा मार्ट एक लिस्टेड कंपनी नहीं थी, तब डी मार्ट का भी काम वही था और जो विशाल मेगा मार्ट का भी काम वही था। मतलब जस्ट लाइक सिमिलर दोनों का काम है। जो सारी ग्रोसरीज, कपड़े वगैरह, जो क्रॉकरीज होती है, हर सारी सारी चीजें डीमार्ट में भी मिलती है, विशाल मेगा मार्ट में भी मिलती है। डिफरेंट बॉटल्स, सारी चीजें वहां पे मिलती है। बट जब भी कोई ऑडिटर अगर डीमार्ट का ऑडिट करने जाएगा, तो वहां पर वो इंडियन AS एप्लीकेबल करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक लिस्टेड कंपनी थी। ओके। बट अगर हम अभी ये मान रहे हैं कि जो विशाल मेगा मार्ट है वो अनलिस्टेड कंपनी है, तो वहां पे इंडियन AS एप्लीकेबल नहीं होंगे। वहां पे हमारे नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमें कौन सा फ्रेमवर्क यहाँ पे अप्लाई करना है, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जिसे जानने के लिए हमें कंपनी का लीगल फॉर्म जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमें हेल्प करता है कि हम सही फ्रेमवर्क किसी भी चीज़ में यूज़ करें। तो हमें कभी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कन्फ्यूजन नहीं करना है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमें सिर्फ क्या बताता है कि किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट को बनाने के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो बताता है। बट हर जगह पे सेम चीज़ें तो नहीं एप्लीकेबल हो सकती ना। अब जैसे कंपनीज लॉ था यहाँ पे, तो दोनों पे कंपनीज लॉ लगेगा। बट यहाँ पे AS, यहाँ पे इंडियन AS लगा, यहाँ पे नॉर्मल AS लगा। क्यों? क्योंकि ये लिस्टेड कंपनीज थी, ये अनलिस्टेड कंपनी थी। तो दोनों के बिहेवियर में या दोनों का जो बिजनेस है, लिस्टेड अनलिस्टेड, ये जो चीज जो थोड़े सा जो डिफर कर गई, तो दोनों की एप्लीकेबिलिटी जो फ्रेमवर्क था उसमें भी चेंजेस आ गया। तो इसीलिए हमारे ये सब चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग ये देखेंगे कि ऑडिट की डेफिनेशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन पढ़ लिया कि जो ऑडिटर होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई भी उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी वाले हमारे पर्सन से। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। कभी भी हमने अकाउंट्स में हमेशा पढ़ा ही है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जिनकी मदद से हम लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम किस की मदद से प्रिपेयर करते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की मदद से प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कौन से लॉ या कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें अप्लाई करने हैं
इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। और हम लोग हमेशा ध्यान रख हम लोग हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर एंटिटी पे एप्लीकेबल होते भी हैं या नहीं। इसीलिए हम लोग ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को ही हम यूज़ करके हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को परफॉर्म करें, ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हो वो इंडिपेंडेंट कहलाए। ओके। और एंटिटी जो होती है वो प्रॉफिट भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है, साइज, लीगल फॉर्म, ये सारी चीज़ें हमें किसी भी एंटिटी का देखना चाहिए, ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई करें कि इस पर्टिकुलर एंटिटी पे कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। Okay, now we move to the next topic, the objective of the audit. The objective of the audit क्या होता है कि is to express an opinion. अब हम सबसे पहले एक बात सोचना चाहिए हमें कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑडिटर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट क्यों करने आता है। वो एक ओपिनियन देता है, या ओपिनियन को हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि वो एडवाइस देता है हमें कि आप लोग ये सब चीज़ें ठीक कर दो, या फिर हमें वो ओपिनियन देता है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें तो सुनने में तो दोनों चीज़ें बहुत सेम ही लगती है कि ऑडिटर आया, उसने हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, फिर उसने हमें कभी-कभी वो बोलता है कि आप इन्हें सही भी कर लो कुछ चीज़ों को, कभी-कभी वो कुछ ज़्यादा बड़ी गलतियाँ रहती है तो वो एक रिपोर्ट लिख के वो चले जाते हैं। इस टाइप से हम कुछ चीज़ें आगे अभी पढ़ेंगे, क्योंकि कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं, धीरे-धीरे हम आगे भी समझेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, या ऑडिट करवाने का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आपको एक ओपिनियन चाहिए रहता है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ओपिनियन और एडवाइस में क्या डिफरेंस होता है। एडवाइस में ये डिफरेंस होता है, जब आप ओपिनियन की बात करते हैं तो वो ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं, सबसे पहले हम लोग एडवाइस के बारे में समझेंगे। एडवाइस क्या होता है कि अगर कोई क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कहलाई जाती है, एडवाइस मतलब हम लोग एडवाइस कहते हैं कि कोई भी ऑडिटर आए और उन्होंने हमें एडवाइस दी और उन्होंने हमारी चीज़ों को सही कर दिया और वो चले गए। क्या ऑडिटर का काम एडवाइस करना है क्या? नहीं, एडवाइस करना तो नहीं है। वो लोग ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि ऑडिटर ये थोड़ी ना कहता है कंपनी से कि ये सारी चीज़ें हैं, गलतियाँ हैं, ये सब कुछ आप सही कर लो और आपका ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएगा। ओके, तो एडवाइस आप कब बोलेंगे कि जब आप कोई भी थर्ड पर्सन आ रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने, मतलब एग्ज़ामिनेशन करने, और जो भी गलतियाँ हैं उनको सबको सुधार देगा और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थोड़ी भी गलती नहीं रहेगी, 1% भी गलती नहीं रहेगी। ओके, सारी चीज़ें आपकी ट्रू और करेक्ट व्यू हो जाएगी। मतलब 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस। यहाँ से ही एक नई टर्म्स आ जाती है, रीज़नेबल एश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हम लोग उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हमें जो आगे ऑडिट जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो टर्म्स हैं ये जो टर्म्स है रीज़नेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो ये होती क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे तो हम बस ओपिनियन और एडवाइस का मतलब समझ में आए कि अगर क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ रही तो वो एक एडवाइस हो जाएगी, और एक ऑडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई तो वो एक ओपिनियन हो जाएगी। ओपिनियन इन द सेंस ऑफ क्या, कि ऑडिटर अपना एक ओपिनियन देगा कि हाँ, मैं एक ओपिनियन दे सकता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू है। ओके, ट्रू एंड फेयर का मतलब हम अभी समझ में आए कि उसने बाइफरकेशन किया कि जो सही था 20 करोड़ का अमाउंट वो भी बताया, और आगे उस 20 करोड़ में हमें और कितना मिल सकता है, कितना नहीं मिल सकता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करिए। मतलब वो ट्रू एंड फेयर व्यू समझा देता है। कौन? ऑडिटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सब चीज़ें सही हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस देता है ऑडिटर। और क्लाइंट क्या बोल रहा है? एडवाइस की जब हम बात करते हैं तो एडवाइस के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू में जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाएंगे वो ट्रू एंड करेक्ट व्यू हो जाएंगे। मतलब अब क्लाइंट को क्या लगने लग जाएगा, या हमारे जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, हम अगर ऑडिटर एडवाइस देने लगे, यूजर्स को क्या लगने लग जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थोड़ी भी गलती नहीं है, 1% भी गलत नहीं है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं है। इसे हम आगे फर्दर वीडियो में समझेंगे। तो उस चीज़ को वहीं पे पॉज़ करते हुए, क्योंकि वो चीज़ें हमें इस टॉपिक में और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर कि रीज़नेबल एश्योरेंस क्या होता है और एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होता है। तो हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। Objectives of audit: in conducting audit of financial statements, objectives of auditor in accordance with SA 200. Now, this is the word which come
many times in your audit subject कि ऐसे ऐसे मतलब क्या, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इन द सेंस एक कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं कि ऑडिट अगर आपको करना है तो आपको इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम समझते हैं सबसे पहले कि हमारे एसेस क्या होते हैं। हम लोग बार बार इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे 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 200 ये कहता है, ऐसे 320 ये कहता है, ऐसे 420 ये कहता है, ऐसे 299 ये कहता है। तो एसेस मतलब क्या, ये जो एसेस है ये हमें स्टैंडर्ड्स जो सेट किए हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट ने, आईसीआई ने, कि हमें उनके बारे में बताते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको इन एसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एसेज होते क्या है। एसेज आर नॉट अदर थिंग, मतलब और कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट है जो आईसीए ने स्टैंडर्ड्स सेट करके रखे हैं कि अगर आपको ऑडिट परफॉर्म करना है फॉर द ऑडिटर्स, तो अगर आपको ऑडिट परफॉर्म करना है तो आपको इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आपको ऑडिट परफॉर्म करना पड़ेगा। जस्ट लाइक जैसे अकाउंट्स के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेम वैसे ही ऑडिट के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। और उसके अलावा एसेस में और कुछ भी चीज़ें नहीं, अब इनके बारे में हम और आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के एसेस होते हैं, कैसे-कैसे ये डिवाइडेड होते हैं। बट सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर हमें सबसे पहले क्या एक्सप्लेन कर रहा है, हम ये समझेंगे। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on where the financial statements are prepared in all material respect in accordance with an applicable financial reporting framework। अब इस डेफिनेशन को हम बहुत ही धीरे से और आराम से समझेंगे। सबसे पहले इसमें हमें बात करिए रीजनेबल अश्योरेंस की। ओके, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा रीजनेबल अश्योरेंस होता क्या है। रीजनेबल अश्योरेंस से हम ये समझ सकते हैं, इसको आगे हमें समझाया गया कि ऑडिटर ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस whether financial statements are free from material misstatements due to fraud and error। ये तो हो गया, हमने जो आईसीआई मॉडल का जो रीडिंग होना था वो हम लोगों ने रीड कर लिया कि एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है। अब इसको एक्सप्लेनेशन की बारी आती है। जब हम रीजनेबल अश्योरेंस वर्ड यूज करते हैं तो इस वर्ड को हम किस किस वर्ड मतलब किस सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में यूज करते हैं। हम रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज की देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो हम ओपिनियन देने वाले हैं, तो हम ये सबसे पहले देखने चाहते हैं कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, मतलब उनमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है। ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट करने के लिए। तो उसके लिए हमें ऑब्टेन करना पड़ता है रीजनेबल अश्योरेंस। अब बात आती है रीजनेबल अश्योरेंस होता क्या है। रीजनेबल अश्योरेंस मीन्स हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस। हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस, अगर कभी हम सबसे पहले बोले अश्योरेंस, तो एक तरह से हम अश्योरेंस को ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि भरोसा। ओके, मतलब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो हमें हाई लेवल ऑफ भरोसा अश्योरेंस दिला सके, मतलब भरोसा भरोसा दिलवा सके किसे, जो यूजर्स ऑफ ऑडिट इंफॉर्मेशन होते हैं उन्हें। वो ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं कंपनीज ने या मैनेजमेंट ने, वो फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, ना ही उनमें फ्रॉड है ना ही एरर है। अब ये कंप्लीटली वो नहीं मना कर सकते, मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी ऑडिटर ऐसे कंप्लीटली नहीं बोल सकता है कि 100% गारंटी से ऑडिटर बोल दे कि हाँ, जो भी सारे मटेरियल जो भी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कुछ भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। और जब 100% गारंटी की बात आती है, 100% अश्योरेंस की बात आती है, तो उस टर्म को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ओके, और रीजनेबल अश्योरेंस में हम बात करते हैं मिनिमम रीजनेबल, ना ज्यादा कम ना ज्यादा हाई, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ अश्योरेंस को हम कहते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। और जब हम 100% अश्योरेंस की बात करते हैं, मतलब कंप्लीट अश्योरेंस और गारंटी जब कोई देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो कुछ गलतियां है ही नहीं और बिल्कुल भी गलत है ही नहीं, इसीलिए हम उस चीज को बोलते हैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि खुद की ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, वो आगे हम फर्दर समझेंगे। सबसे पहले हम बोल रहे हैं रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस
तो रीजनेबल अश्योरेंस का तो हमने मतलब समझ लिया कि एक रीजनेबल तरीके से हमें ऑडिटर एक भरोसा दिलाता है क्या, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब बात आती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट की। तो अब हम समझेंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता क्या है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट में सब समझने के लिए हमें सबसे पहले मिसस्टेटमेंट समझना पड़ेगा। मिसस्टेटमेंट क्या होता है? मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन ऑकर ड्यू टू फ्रॉड और एरर और बोथ। मिसस्टेटमेंट क्या होता है? मिसस्टेटमेंट कहाँ होता है, सबसे पहली बात हम समझेंगे। मिसस्टेटमेंट मतलब गलतियां या डेविएशन जिसे हम कहते हैं, इसमें होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है। कैसे होता है? ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। Auditors seek to obtain reasonable assurance whether financial statements as a whole are free from material misstatements caused by fraud or error. He has to see effect of misstatement on financial statements as wholly in totality. Okay, तो हम इसको अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझे, कुछ में अगर मिस स्टेटमेंट को हम समझते तो मिस स्टेटमेंट्स और कुछ नहीं होता है, जो भी रिक्वायर्ड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, और जो एक्चुअल में आप रिपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, जो भी आप इंफॉर्मेशन एक्चुअल में जो आप रिपोर्ट करके दे रहे हो, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड द मिस स्टेटमेंट। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में डेविएशन क्यों आएगा। क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं मिस स्टेटमेंट के। मिस स्टेटमेंट मतलब आपको रिक्वायर्ड कुछ और चीज है, ओके, और आपको एक्चुअल में कुछ और चीजें मिल जा रही। जैसे बहुत सारी चीजें जैसे होती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, कि हमें रिक्वायरमेंट किसी और चीज की होती है, बट अगर हमें वो चीज अवेलेबल नहीं होती है, तो जो एक्चुअल में हमारे पास अवेलेबल रहती है हम उस चीज से काम चला लेते हैं। तो सेम यहाँ पे कंपनीज भी ऐसे ही करती है। कभी कभी वो इंटेंशनली करती है, क्योंकि उन्हें कुछ फ्रॉड वाला उनका इंटेंशन रहता है, इसीलिए उनको रिक्वायर्ड कुछ और रहता है रिक्वायरमेंट, और वो एक्चुअल में कुछ और रिपोर्ट करती है, ताकि वो अपनी इमेज को या अपनी रेपुटेशन को खराब ना करे। और इसीलिए मिस स्टेटमेंट की जब बात आती है, तो मिस स्टेटमेंट में जो डिफरेंस आता है, वो इन्हीं चार कारणों की वजह से आता है। किन किन चीजों में आता है? अमाउंट में डिफरेंस आएगा, क्लासिफिकेशन में डिफरेंस आएगा, प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आएगा, या और डिस्क्लोजर में डिफरेंस आएगा। जब हम अमाउंट के डिफरेंस की बात करते हैं, तो सपोज कंपनी में एज पर AFRF पॉलिसी ये अप्लाई होती है कि इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होना चाहिए वो कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर। सो NRV है 45 करोड़ और कॉस्ट है 50 करोड़, बट फिर भी रिक्वायरमेंट तो क्या थी कि NRV पे कैलकुलेट करना है आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, तो उस हिसाब से कंपनी को 45 करोड़ शो करना था, बट कंपनी ने क्या शो किया है? 50 करोड़ ओवर वैल्यूड करके अपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन को, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करके दिखाया। तो यहाँ पे इस चीज को हम क्या बोलेंगे? कंपनी ने मिस स्टेटमेंट किया है। सेकेंड चीज अबाउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कंपनी कैसे डिफरेंस कर सकती है रिक्वायर्ड एक्चुअल में? जैसे क्लासिफिकेशन में बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज है हमारी 100 करोड़ की, फिनेंस फिक्स्ड एसेट्स है हमारे 100 करोड़ के, और करंट एसेट्स है हमारे 50 करोड़ के। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी करंट लाइबिलिटी ज्यादा है हमारी करंट एसेट्स से। तो अगर हमें करंट लाइबिलिटी का फर्दर पेमेंट करना है, तो हमें हमारी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करना पड़ेगा, जो कि बात अच्छी नहीं है। मतलब ये फाइनेंशियल पोजीशन को, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को खराब कर रही है, फाइनेंशियल पोजीशन को ये चीज खराब कर रही है। ओके, सो इसीलिए कंपनी क्या कर रही है कि करेंट लाइबिलिटीज तो कंपनी दिखा रही है अपनी 100 करोड़ की, बट इवन दो वो अपनी फिक्स्ड एसेट्स को 100 करोड़ रुपए ना दिखाते हुए 50 करोड़ दिखा रही है ओनली, और करेंट एसेट्स को 100 करोड़ दिखा रही है। क्यों? ताकि जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उन्हें ये ना लगे कि कंपनी उन्हें मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रही है या गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रही है, इसीलिए। उसके बाद बात आती है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं, तो कंपनी कोई भी चीज को प्रेजेंट कर रही है और गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही है। ओके, जैसे कि जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो हमें पता है प्रेजेंटेशन में डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके हमको नेट डेटर्स को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना रहता है। बट ये एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है वो है, बट कंपनी एक्चुअल में क्या कर रही है? प्रेजेंट कंपनी क्या कर रही है? प्रोविजन को सेपरेटली शो कर रही है लाइबिलिटी साइड में। ओके, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि हर किसी को ये समझना बहुत ज्यादा इजी नहीं हो पाता है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना। और अगर कंपनी ऐसा कर रही है, मतलब कंपनी कुछ ना कुछ गलत चाह रही है या कुछ ना कुछ डेविएशन दिखाना चाह रही है, जो ताकि लोगों को इजीली समझ में ना आए। मतलब जो डिफरेंस रिक्वायर्ड कैसे था कि आपको नेट डेटर्स करके दिखाना है बैलेंस शीट में, बट एक्चुअल में आप कैसे रिपोर्ट कर रहे हो, लायबिलिटी साइड दिखा के। तो ये भी जो डिफरेंस हो रहा है, ये भी मिस स्टेटमेंट कहलाएगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ हमेशा अमाउंट को ही लेके मिस स्टेटमेंट हो, ये सारी चीजों को लेकर भी अगर कुछ डेविएशन आता है, मतलब अगर हमारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब अगर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या कोई भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग या जो भी हमारा जो फ्रेमवर्क है, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर उन चीजों को छोड़ के हम एक्चुअल में कुछ और ही चीजें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, तो वो जो हमारा एक्चुअल और रिक्वायर्ड के बीच का जो डिफरेंस हैगा, वो मिस स्टेटमेंट ही कहलाएगा। भले ही वो डेविएशन जो है या फिर जो डिफरेंस है ड्यू टू अमाउंट हो, ड्यू टू क्लासिफिकेशन हो, ड्यू टू प्रेजेंटेशन हो, और ड्यू टू डिस्क्लोजर हो। तो अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं? अमाउंट वाला समझ चुके हैं, क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं, प्रेजेंटेशन समझ चुके हैं, एंड डिस्क्लोजर समझ चुके हैं। जब बात आती है डिस्क्लोजर की, डिस्क्लोजर मतलब कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंपनी को आगे यूजर्स के सामने डिस्क्लोज करना, मतलब सामने दिखाना। तो या तो रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे लोन वाली बात अगर हम एग्जांपल से करें, तो डिस्क्लोजर में दो पॉइंट आते हैं। डिस्क्लोजर में मिसस्टेटमेंट कंपनीज कैसे कर सकती है, या तो वो नहीं डिस्क्लोज करे, या तो वो पार्शियल डिस्क्लोजर करे, मतलब या तो अधूरा करे या तो करे ही नहीं। तो एग्जाम्पल लेते हैं लोन का। तो इन द सेंस अगर लॉन्ग टर्म लोन है, तो या तो कंपनी उसे दिखाएगी नहीं, और दिखाएंगी भी तो पार्शियल डिस्क्लोजर करेगी। ओके, तो इसीलिए एक्चुअल में होना क्या चाहिए था कि आपको पूरा लोन जो जैसा है वैसा आपको दिखाना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट टर्म में दिखाओ, लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग टर्म में दिखाओ, बट नहीं, कंपनी एक्चुअल में उसे डिस्क्लोज ही नहीं कर रही। इधर इधर वो शॉर्ट टर्म हो या फिर वो लॉन्ग टर्म हो, कंपनी उससे कोई मतलब नहीं रख रही। तो दिस इज कॉल्ड दी मिस स्टेटमेंट। ओके, अब हम लोगों ने मिस स्टेटमेंट का मतलब समझ लिया है कि मिस स्टेटमेंट मींस क्या, रिक्वायर्ड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स का डिफरेंस, जिसमें अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, एंड एक्चुअल जो हम रिपोर्टेड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है मिस स्टेटमेंट। एक बार हम हमारी आईसीए वाले डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन ऑकर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि फ्रॉड और एरर की वजह से होता है। द ऑडिटर सीक टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस whether financial statement as a whole are free from material misstatement caused by fraud or error। अब यहाँ पे बात आती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट की। हमने तो अभी तक सिर्फ मिस स्टेटमेंट समझा। मिस स्टेटमेंट मीन्स वो हमने क्या समझा कि जो डेविएशन होता है चीजों में। ओके, मतलब जो रिक्वायर्ड है और एक्चुअल में जो डिफरेंस है, मींस जो डेविएशन है, वो हमारा मिस स्टेटमेंट है। अब हम समझेंगे मटेरियल की बात क्या होती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है। जब हम बात करते हैं मटेरियल की, तो मटेरियल से हमारा ये मतलब होता है कि इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स। मींस मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये सब चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी थी यहाँ पर, जो अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ये सब मिसस्टेटमेंट अगर ऐसे नेचर के हो, या तो वो इंडिविजुअली या एग्रीगेट फॉर्म में, या तो वो किसी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बहुत सारे आइटम्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, और जिसकी वजह से जो यूजर्स का इकोनॉमिक डिसीजन है वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, उस चीज को हम कहेंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मींस जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा नहीं है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम मटेरियल वर्ड को एज ए यूज करते हैं परवेसिव। मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियलिटी हमेशा किस पे डिपेंड करती है? उसकी परवेसिव नेचर पे डिपेंड करती है। ओके, अब यहाँ पे हम समझेंगे परवेसिव का मतलब क्या होता है। परवेसिव का मतलब ये होता है कि परवेसिव इन द सेंस कि उसका जो इफेक्ट है वो सब जगह हो रहा है या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मीन्स इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीन्स परवेसिव इन द सेंस जो एक जगह पर नहीं उसका इफेक्ट होगा, सारी जगह पे होगा। मतलब अगर मिस स्टेटमेंट है तो अगर किसी एक आइटम पे हो रहा है तो भी वो मिस स्टेटमेंट कहलाएगा, और अगर सारे आइटम्स पे कहलाएगा तो भी वो मिस स्टेटमेंट कहलाएगा। तो अगर सिर्फ एक आइटम पे होगा तो हम उसे इतना मटेरियल नहीं मानेंगे। ओके, वो डिपेंड करता है उसके कंडीशन पे कि अमाउंट में क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में, अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर
इन सब चीज़ों में जो भी हमारे रिलेवेंट चीज़ें होंगी वो देखेंगे। और कोई भी चीज़ें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, या परवेसिव है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर का जजमेंट डिसाइड करेगा। ओके। और जो मटेरियलिटी है, मिसस्टेटमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें समझ में आई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके। बट वो ही मिसस्टेटमेंट अगर मटेरियल है या नहीं, वो चीज़ें जजमेंट करने का काम किसका है? ऑडिटर का काम है उसे जजमेंट करने का। और उस चीज को मटेरियल, और कोई भी चीज अगर मटेरियल है यानी उसके लिए ऑडिटर कौन कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे अपना जजमेंट देखता है? नॉट कन्फाइंड टू सिंगल एलिमेंट। मीन्स वो ये देखता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है सिंगल एलिमेंट, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ एक ही चीज तक सीमित नहीं है, बल्कि सारी चीजों को वो चीज का कवर कर रही है। इवन कन्फाइंड बट कवर सब्सटेंशियल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें ये समझ में आता है कि परवेसिव का मतलब क्या होता है। ये हम अपने बिजनेस स्टडीज में भी समझ चुके थे इन क्लास 12th। बट कि कौन सी चीज है, बिजनेस का जो इम्पैक्ट होता है वो परवेसिव होता है नहीं होता है, सेम वही वर्ड है यहाँ पे, सेम वही चीज का यूज है कि परवेसिव मतलब क्या? किसी भी चीज का इम्पैक्ट सारी चीजों में होना। इन द सेंस, अगर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारी कोई भी अगर एक सुंदर सी व्हाइट कलर की ड्रेस है और अगर उस पे इंक गिर गई, तो वो चीज परवेसिव स्टेटमेंट, मतलब परवेसिव चीज है ना। या तो वो एक ही जगह को खराब करेगी, या तो वो अगर सारे कपड़े पे खराब हुआ है तो पूरी ड्रेस ही हमारी खराब हो जाएगी। तो मिसस्टेटमेंट तो है, मतलब दिक्कत तो है, डिफरेंस तो है, जैसी वो एक्चुअल में पहले थी और अगर उसे हम साफ करेंगे तो जैसी वो पहले थी और अब वो जैसी है, उसके बीच में कुछ ना कुछ तो डेविएशन आएगा ही ना। बट अगर मटेरियलिटी है या नहीं, उसको जजमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फैक्टर देखेंगे? कि जो गलती हुई है वो सिर्फ एक एलिमेंट तक हुई है या नहीं। अगर सिर्फ एक एलिमेंट तक हुई होगी तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बट अगर वो सिर्फ जो गलती है वो सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ते हुए सारी चीजों को अगर कवर कर रही है, मतलब एक ही एलिमेंट तक वो रेस्ट्रिक्ट नहीं है। अगर कपड़ा धोने के बाद इंक फैलते हुए अगर सारे कपड़ों पे लग गई, पूरी पूरे जहां जहां पे नहीं भी लगी थी उस जगह पर भी लग गई, मतलब क्या हुआ? उस पूरी जगह को भी, पूरी ड्रेस को ही खराब कर दिया है उस चीज ने। इसीलिए हम उस हमारे लिए वो चीज क्या हो जाएगी? मटेरियली मिस स्टेटमेंट हो जाएगा। इसीलिए मटेरियलिटी को अलग से समझना है और मिस स्टेटमेंट को अलग से। और मटेरियलिटी को और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास है ऐसे 320, जिसमें हम और अच्छे से ऐसे को समझेंगे और अच्छे से हम जान पाएंगे कि कौन सी चीज मटेरियल होती है, कौन सी चीज मटेरियल नहीं होती है। अभी तक हम दो चीज समझ चुके हैं, एक रीजनेबल अश्योरेंस और सेकेंड चीज है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट में मटेरियल अलग टर्म हो जाती है और मिसस्टेटमेंट अलग हो जाती है, बट हमें इन दोनों चीज को कंबाइन करके यूज करके बोलते हैं कि हमें उन चीजों में नहीं देख ध्यान देना है जो मिसस्टेटमेंट है। नहीं, वो मिसस्टेटमेंट भी कैसा हो? मटेरियल होना चाहिए, मतलब एक ही जगह पर रेस्ट्रिक्ट नहीं होना, कन्फाइंड सिंगल नॉट टू द सिंगल एरिया, बल्कि वो सारी चीजों को कवर कर रहा है, जब भी वो मटेरियलिटी कहलाती है और इसी को हम कहते हैं परवेसिव नेचर। ओके। तो ऑडिटर का काम क्या होता है कि वो एक रीजनेबल अश्योरेंस को फाइंड करे whether financial statements are free as a whole are free from material misstatements whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion। अब जब यहाँ पे एक टर्म आता है ओपिनियन की, तो ऑडिटर क्या करेगा? पहले वो देख लेगा कि हाँ, उसे पता है कि उसे रीजनेबल अश्योरेंस देना है। ठीक है, मतलब एक अच्छे लेवल का अश्योरेंस देना है, ये देख के कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है एज अ होल, मतलब सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। मतलब वो 100% श्योरिटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर हम श्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस वाला वर्ड ना आते हुए एब्सोल्यूट अश्योरेंस आता है। ओके। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से हमें चीजें समझ में आ जाएगी कि रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है ऑडिटर that the financial statements as a whole are free from material statements due to fraud and error। तो अब समझेंगे हम लोग फ्रॉड एंड एरर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जब हम फ्रॉड की बात करते हैं तो मिसस्टेटमेंट्स के जो रीजन होते हैं, मिसस्टेटमेंट्स क्यों होता है? क्योंकि फ्रॉड होता है या तो एरर होता है। जब हम फ्रॉड की बात करते हैं तो फ्रॉड हमेशा इंटेंशनली किया जाता है। ओके। फ्रॉड में या तो कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे या कंपनी के मैनेजमेंट के कुछ लोग होंगे। तो इस कुछ भी चीजें अगर होती तो इंटेंशनली नेचर से होती हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? फ्रॉड कहते हैं।
अगर कुछ भी चीज़ हमारे इंटेंशनली होती है, तो इसीलिए हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं। ऑन द अदर एंड अगर कोई भी ओमिशन हो जाता है, इन द सेंस अगर कोई चीज़ें भूल से हो जाती है, गलती से हो जाती है, तो मतलब वो अनइंटेंशनल है, किसी का पर्पस ऐसा था नहीं चीज़ें करने का, वो अनइंटेंशनल चीज़ें हो जाती है, तो वो एरर कहलाती है। फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो इंटेंशनली किया होता है, तो एक सोची समझी साजिश से उसे पूरा प्लानिंग से किया परफॉर्म किया जाता है। बट जो एरर होता है वो अनइंटेंशनली होती है, तो उसे डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एज कंपेरिजन टू फ्रॉड। So, to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, thereby enabling their auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting फ्रेमवर्क। इसमें से हम लोग अभी तक इतना पूरा समझ चुके हैं अच्छे से कि रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, मटेरियल में स्टेटमेंट्स क्या होता है और फ्रॉड एंड एरर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि ऑडिटर जो होता है उसे क्या देना पड़ता है, अपना एक ओपिनियन देना पड़ता है। वो ओपिनियन किस चीज पे देगा, ऑब्वियस सी बात है, जो चीजें उसने चेक करी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी प्रिपेयर करे हैं कंपनी ने, अब उसे ये देखना रहता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुए वो सारे मटेरियल रिस्पेक्ट्स में प्रिपेयर हुए या नहीं। मटेरियल स्टेटमेंट मतलब मटेरियल वर्ड का हम इधर अच्छे से समझ चुके हैं, सब चीजें देख चुके हैं फ्रॉड एंड एरर तक। तो अब हम ये देखेंगे कि जो ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ओके, किन चीजों पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, और वो ये देखेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड हुए हैं वो मटेरियल रिस्पेक्ट में प्रिपेयर हुए हैं या नहीं। मींस जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इस पे एप्लीकेबल होना चाहिए था, वो उस चीज के रिस्पेक्ट में प्रिपेयर हुए हैं या नहीं, और इसके बाद उसे इन चीजों को चेक करके उस बेसिस पे अपना ओपिनियन देना है। किसे, ऑडिटर को। तो अब बात करते हैं ओपिनियन की। तो ओपिनियन और एडवाइस में तो एक डिफरेंस हम देख चुके हैं कि एडवाइस क्या होती है, ओपिनियन क्या होता है। क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव से वो चीज क्या हो जाती है, एडवाइस हो जाती है, बट एक ऑडिटर के प्रोस्पेक्टिव से वो क्या हो जाता है, एक ओपिनियन हो जाता है। अब ओपिनियन भी बहुत सारे टाइप के हो जाते हैं। हम ओपिनियन की बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ओपिनियन, द अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड द सेकेंड वन इज मॉडिफाइड ओपिनियन। जब हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन की बात करते हैं, मींस क्लीन ओपिनियन। क्लीन ओपिनियन कैसे, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ओके, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जब ये दो चीजें रहती है तभी हम किसी भी कोई भी ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे सकता है, ओके। बट जब मॉडिफाइड ओपिनियन की बारी आती है तो मॉडिफाइड ओपिनियन में मतलब कुछ ना कुछ तो गलतियां रहती है जब भी कोई भी ऑडिटर मॉडिफाइड अपना ओपिनियन देता है। मॉडिफाइड ओपिनियन में भी दो चीजें हो जाती है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उसका इफेक्ट क्या है, परवेसिव है। परवेसिव ऑब्वियसली बात हम समझ चुके, मीन्स सारी जगह पे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ आ रहा है, इन द सेंस वो परवेसिव इफेक्ट है। और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी है और उसका इफेक्ट भी सारी जगह पे है, तो उस केस में दो ओपिनियंस आते हैं, एक एडवर्स ओपिनियन होता है और एक क्वालिफाइड ओपिनियन है। एडवर्स ओपिनियन हमें ये बताता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है, ऐसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि गलती कोई छोटी मोटी गलतियां तो है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब गलती बहुत ज्यादा बड़ी है और उसका इफेक्ट भी पूरी जगह को कवर कर रहा है। मतलब हमारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दिखने में भले ही कैसा भी है, बट है वो पूरा ही गलत, पूरा ही खराब है। मतलब आप उस पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते हो। और क्वालिफाइड ओपिनियन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं कि कुछ भी जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बस एक पार्ट में कुछ ना कुछ गलती है, और वो भी बहुत मेजर पार्ट है। बाकी जो तीन चीजें हैं वो सही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो चीज मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है बट परवेसिव नहीं है। परवेसिव इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजों को ही खराब कर रहा है, वो ओनली सिर्फ एक पार्ट को खराब कर रहा है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड दी क्वालिफाइड ओपिनियन। उसके बाद थर्ड एक ओपिनियन आता है, डिस्क्लेमर ओपिनियन। डिस्क्लेमर ओपिनियन ये बताता है व्हेन when we are not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence, okay, तो उस केस में भी हमें डिस्क्लेमर ओपिनियन देना पड़ता है। मतलब हमें एविडेंस मिला ही नहीं बट फिर भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है और परवेसिव नेचर का भी है, बट हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, तो हम कैसे अब दे अपना ओपिनियन दे पाए कि कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ गलतियां नहीं है। तो उस बेसिस पे ऑडिटर कौन सा अपना ओपिनियन देता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है, ओके। तो सबसे पहले हमें
इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। टाइप्स ऑफ ओपिनियन में अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है और एक मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब मिलता है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इन द सेंस इधर ऑडिटर अपना क्लीन ओपिनियन देता है, मतलब कहीं भी कुछ भी गलती नहीं है। बट मॉडिफाइड ओपिनियन किस सेंस में मिलती है हमें? दो दो नहीं, हमें तीन सेंस में मॉडिफाइड ओपिनियन मिलती है। सबसे पहले हम इन दोनों की बात करते हैं। तो इन दोनों की बात हम ऐसे करेंगे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो दोनों में है, ओके, बट एक में उसका इफेक्ट परवेसिव है और एक में उसका इफेक्ट परवेसिव नहीं है। मतलब गलतियां तो बहुत बड़ी है, हमें ये चीज समझ में आ रहा है, मिसस्टेटमेंट है, गलत हुआ है, डिफरेंस तो आया है कुछ भी एक्चुअल और रिक्वायर्ड में, और वो चीज मटेरियल भी है। बट जो इफेक्ट है वो परवेसिव है एक जगह और एक जगह परवेसिव नहीं है। जहाँ पे परवेसिव है उसे हम एडवर्स ओपिनियन कहेंगे, ओके, और जहाँ पे मतलब जो भी इफेक्ट है उसका नेचर जो परवेसिव नहीं है उसे हम क्वालिफाइड ओपिनियन कहेंगे। और कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है जो हमें पता ही नहीं चल पा रही है, मतलब हमें कोई एक एविडेंस ही नहीं मिल पा रहा है, बट फिर भी हम जानते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है और उसका नेचर भी पूरा परवेसिव है, बट हमें कोई एविडेंस ही नहीं मिल पा रहा है। सो इन दैट केस देयर इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसको हम और अच्छे से इस चार्ट से समझ सकते हैं। दैट इन केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो मॉडिफाइड ओपिनियन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट वी ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब हमें कोई भी गलती का, जैसे हम एज अ पुलिस पुलिस ऑफिसर वाला माइंड अगर हम सोचते हैं कि हम कोई भी जगह इन्वेस्टिगेट करने गए और हमें कुछ ना कुछ एविडेंस मिल गया कि हाँ कौन क्रिमिनल है और कौन क्रिमिनल नहीं है। और एक वाला केस में जैसे हमें है कि हमें पता है कि किसी का मर्डर तो हुआ है, बट हमें ऐसा कुछ भी एविडेंस मिल नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे में क्या पता चल रहा है हमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ओके। जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होगी तो उसका जब इफेक्ट होगा परवेसिव होगा, ओके। और एक बात आती है कि नॉट परवेसिव होगा, एक ऐसी टर्म आती है मतलब सब जगह उसका इफेक्ट होगा, तो उस केस में हमारा एडवर्स ओपिनियन आएगा। और नेक्स्ट वाली पोजीशन में मतलब नॉट परवेसिव मींस सारी चीजों को खराब नहीं कर रहा है, सिर्फ कुछ चीजों में ही गलतियां हैं, तो उसे हम क्वालिफाइड ओपिनियन कह देंगे। और जब हमें कोई एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं हो रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है वो परवेसिव है, मतलब सारी चीजों को खराब कर रहा है, तो उस केस में हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। मींस उसका जो इफेक्ट है वो परवेसिव भी है और मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी है उसमें, तो उस केस में हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे। और जब हमें ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है और ना ही उसका नेचर परवेसिव है बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो प्रेजेंट है, ओके, तो उस सेंस में हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन आ जाता है। जहां पे भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट होता है बट उसका नेचर ऐसा नहीं है कि सब चीजों पे उसका इम्पैक्ट आए, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन। बट कुछ चीजें ऐसी है जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो है और उसका नेचर भी परवेसिव है, बट हमें एविडेंस मिल रहा है कि हाँ गलतियां भी है और परवेसिव भी है, सब जगह भी है और हमारे पास एविडेंस भी है। ये तीन चीजें होने पर हमें एडवर्स ओपिनियन देना पड़ता है एज अ ऑडिटर। और जब हमारे पास एविडेंस नहीं है बट हमें पता है कि गलती परवेसिव है और मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी है, तो उस केस में हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ता है एज अ ऑडिटर। To report on the financial statements and the communicate as required by essays in accordance with the auditor's finding। उसके बाद जो भी हम ओपिनियन देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी प्रिपेयर्ड है वो मटेरियल रिस्पेक्ट में प्रिपेयर्ड है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजों को एक रिपोर्ट में एक ऑडिटर को कन्वर्ट करना पड़ता है जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बनाता है रिपोर्ट, और उसे कम्युनिकेट करना पड़ता है रिक्वायर्ड बाय द रिक्वायर्ड एसेस। जो भी रिक्वायर्ड एसेस हैं, जो भी आगे हम एसेस पढ़ेंगे फर्दर, उसके अकॉर्डिंग उस ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ता है उस रिपोर्ट को, ओके। तो ये था ऐसे हमारा 200 जो हमें ये बताता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। और इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं उया कासा, जिधर हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ऑडिटर नहीं, हमेशा हमें कैसे वर्ड यूज करना है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर, बिकॉज ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, कभी भी ऑडिटर बायसनेस नहीं दिखाता है, ओके। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, और वो क्या करता है?
ऑडिट को कंडक्ट करता है। कैसे कंडक्ट करता है? इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हमेशा वो किस पे चलता है? हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग्स के थ्रू चलता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हमारी क्या है? लीगल लीगल एंड मतलब जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए भी कुछ फ्रेमवर्क होता है, ऐसे ही ऑडिटर्स को ऑडिट करने के लिए भी कुछ फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क को हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और फ्रेमवर्क हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, फ्रेमवर्क्स आर नॉट अदर देन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए यूज हुआ जाता है। So, overall objective of an independent auditor and the conduct of an audit in accordance with the standards on audit are ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है किसका? इंडिपेंडेंट ऑडिटर का। कैसे? कि वो कैसे कंडक्ट कर सकता है एक ऑडिट को इन अकॉर्डेंस विथ, मतलब एसेस को फॉलो करके कैसे ऑडिट को कंडक्ट कर सकता है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का। यही उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसे अच्छे से ऑडिट को कंडक्ट करना है। तो सबसे पहले वो ऑब्टेन क्या करेगा? रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेगा। रीजनेबल अश्योरेंस हम समझ चुके हैं। क्यों क्या ऑब्टेन करेगा रीजनेबल अश्योरेंस से? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, thereby enabling the auditor and to express an opinion. ओके, ओपिनियन के बारे में भी हम समझ चुके हैं। मिसस्टेटमेंट्स के बारे में हो गया, whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with an applicable financial reporting framework. Then to report on the financial statements and communicate as required by the SAs in accordance with the auditor's finding. ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एनालिसिस, नाउ इट्स अ पीस ऑफ केक। उसके बाद इसे समझना बहुत आसान बात होगी, क्योंकि हमने ऊपर ही ऑलरेडी इन चीजों को समझ लिया है। नाउ जस्ट हम रीड करेंगे, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एक्सप्लेनेशन की, हम वहाँ पे उस चीज को समझ लेंगे। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली बात है रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। whether financial statements as a whole are free from material statements due to fraud and error. उसके बाद रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब समझाया। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या? दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल अश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। जब हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कंप्लीट अश्योरेंस और गारंटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर that financial statements are free from material statements. Guarantee of financial statements मतलब 100% बट फ्री है मटेरियल में स्टेटमेंट्स में, मतलब 100% कुछ भी गलती ही नहीं है। तो इसीलिए हम उस चीज को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। बट ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करता है। ऑडिटर हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करता है। रीजनेबल अश्योरेंस इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी, क्योंकि ऑडिटर भी कंप्लीट गारंटी नहीं दे सकता है। ऑल्दो इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट इट इज नॉट अ कंप्लीट अश्योरेंस। जबकि जो रीजनेबल अश्योरेंस है वो एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, बट कंप्लीट 100% गारंटी वाली अश्योरेंस नहीं है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जो हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। ऑडिट ऑफ financial statement is carried out by auditor with professional competence and skills in accordance with the standards on auditing. जब ऑडिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो जो ऑडिटर होता है उसके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए और स्किल्स होना चाहिए, ताकि वो सारे एसेस को कंप्लाई करे और उसी के अकॉर्डिंग ऑडिट को परफॉर्म करे। द ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद एसेस. Audit evidence is obtained and evaluated on the basis that conclusion are drawn and opinion is formed. ये सारी ऑडिट की प्रोसेस बताई गई है कि सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? ऑडिट की प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। ऑडिट की प्रोसीजर करते समय उसे किन का ध्यान रखना पड़ता है? एसेस का ध्यान रखना पड़ता है, जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिक्वायर्ड है उस अकॉर्डिंग उसे ऑडिट प्रोसीजर्स को फॉर्म करना रहता है। और ऑडिट प्रोसीजर्स के अंडर उसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ता है कि जो भी गलतियां हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो उसका एक एविडेंस होना चाहिए। तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है और फिर उसे इवेल्युएट करता है, समझता है क्या है गलती क्या नहीं है, और उसी के बेसिस पे अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है और अपना ओपिनियन को फॉर्म करता है। It leads to high level of assurance which is called a reasonable assurance but not a absolute assurance. तो इसी बेसिस पे जो ऑडिटर है वो अपना रीजनेबल अश्योरेंस देता है, बट एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है। उसके बाद बात आती है मिसस्टेटमेंट की। Misstatement is none other than deviation between amount classification, presentation and disclosure जो required है as per applicable FRF, और जो actual में reported है। अमाउंट प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा मिसस्टेटमेंट कहलाता है। मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
कैन ऑकर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड एंड एरर की बात भी हम समझ चुके, फ्रॉड का मतलब और एरर में, फ्रॉड इंटेंशनली होता है और एरर अनइंटेंशनली होता है। फ्रॉड को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, एरर को फाइंड आउट करना ईजी होता है, और दोनों की वजह से भी ये चीजें पॉसिबल है। क्या? मिस स्टेटमेंट। या तो फ्रॉड हो तो भी मिस स्टेटमेंट होगा, एरर हो तो भी मिस स्टेटमेंट होगा, और अगर दोनों ही चीजें प्रेजेंट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो भी मिस स्टेटमेंट होगा। Auditors seek to obtain reasonable assurance whether financial statements as a whole are free from material misstatement caused by fraud or error। और इसी की वजह से ऑडिटर हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस देता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही वो चीजें फाइंड आउट कर सके कि फ्रॉड है या एरर है। कुछ चीजें वो फाइंड आउट कर भी सकता है, कुछ चीजें वो फाइंड आउट नहीं भी कर सकता है। ही हैज टू सी इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल इन टोटलिटी। तो ऑडिटर को हमेशा जो इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो एज अ होल देखना पड़ता है कि वो मटेरियल है या नहीं। अगर वो मटेरियल नहीं है तो उसका ओपिनियन डिफरेंस हो जाएगा। अगर वो मटेरियल है तो परवेसिव नेचर का है या नहीं, या फिर मिस स्टेटमेंट परवेसिव है या नहीं है, उस बेसिस पे ऑडिटर्स के ओपिनियन चेंज हो जाते हैं, जो हमने टाइप्स ऑफ ओपिनियन में समझा। इसीलिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं, ये समझना या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस मिस स्टेटमेंट का जो इफेक्ट है वो कैसा है, परवेसिव नेचर का है या नहीं। अगर परवेसिव नेचर का है तो ओपिनियन अलग हो जाएगा, और नहीं है तो भी ओपिनियन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट्स इनेबल द ऑडिटर। जो ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस है वो क्या करता है, हेल्प करता है किसको, ऑडिटर को, ताकि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में बने हैं और अकॉर्डिंग से एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंडर बने, जो हम ऑलरेडी पर समझ चुके हैं। इन ओपिनियन, oh sorry, the opinion is reported and communicated in accordance with audit findings, though a written report is required by the standards or auditing। जो भी ओपिनियन ऑडिटर ड्रॉ करता है या प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी ओपिनियन अपना ऑडिटर देता है, तो उस चीज को वो रिपोर्ट और कम्युनिकेट करता है एक रिटर्न फॉर्म में। एक रिटर्न रिपोर्ट ऑडिटर बनाता है, जो कि हमारे एक ऐसे जो कि हमारे एक ऐसे में बताई हुई है, जिसे हम फर्दर सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में समझेंगे। तो ओवरऑल हमें यही सब 4-5 बातें बताई गई है। सबसे पहले तो हमें यही पूरी लाइन याद करनी है, जो कि बार-बार आती जाएगी, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज़ अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ओके, और फिर हमें ऑडिटर एक ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है, जो भी बने हैं वो मटेरियल रिस्पेक्ट में बने हैं या नहीं। अकॉर्डिंग्स विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो किसको फॉलो करते हुए बनते हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को। और सारी चीज़ों को वो ओपिनियन को अपनी रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट जो भी बनेगी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बनेगी, उसके बाद उसे कम्युनिकेट करेगा जो भी एसेज है। तो यही सारी चीजें हैं जो हमारा ऐसे 200 हमें कहता है। इट्स अ वेरी सिंपल ऐसे। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सितंबर 24 एमटीपी का 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन ये बोलता है, द सीडी प्राइवेट लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैड मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स सम ब्लू चिप कंपनीज। ओके, सीडी प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा है शेयर्स में, जो ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स थे। मींस ब्लू चिप कंपनी मतलब बहुत अच्छी कंपनीज जो थी, ब्लू चिप स्टॉक्स परचेस किए। एडिशनली इट इज टेम्पररीली डिपॉजिट, उन्होंने कुछ पैसा टेम्पररी डिपॉजिट किया था एक्स्ट्रा एफडी में। ओके, जो बैंक में जो एफडी होती है उसमें डिपॉजिट किया था। अब शेयर से उन्हें डिविडेंड आया 1.80 लैक्स का, मींस 1,80,000 का नेट नेट जो अमाउंट है। ओके, क्योंकि टीडीएस कटा है उसमें 20,000 का, तो कंपनी क्या बता रही है कि हमें नेट 1,80,000 का डिविडेंड हमें मिला हुआ है। उसके बाद बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला है 2,70,000 का, जो कि नेट बता रही कंपनी, क्योंकि टीडीएस ऑलरेडी, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स, जो कि 30,000 का ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। तो कंपनी ये बता रही कि हमें तो सिर्फ 2,70,000 ही मिले हैं, वर क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। ओके, ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 कंपनी ने क्या करा है, कुछ अपने शेयर्स को सोल्ड करा है और उससे कंपनी को गेन हुआ है 5 लाख रुपीज का। कंपनी हैज शोन द अबव इनकम अंडर द अदर इनकम, और कंपनी सारी चीजों को अदर इनकम में शो करके क्या बता रही है, 9.50 लाख का। मतलब कंपनी ये बता रही है कि 1.8 लाख का मुझे डिविडेंड मिला है, 2.70 लाख का मुझे इंटरेस्ट मिला है, और 5 लाख का मैंने सेल किया हुआ है शेयर्स को। तो टोटल मिला के 9.50 लाख का मुझे इनकम हुआ है, जो कंपनी अदर इनकम में दिखा रही है। ओके,
नो अदर इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पुट अप फॉर ऑडिट, और उसके अलावा और कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी डिस्कस वेदर द अबव सिचुएशन कंस्टिट्यूट्स मिस स्टेटमेंट, तो हमें एज अ ऑडिटर हमें ये बताना है कि ये जो अबव सिचुएशन है ये मिस स्टेटमेंट है या नहीं, और है तो अगर हम अभी टाइप समझ में समझ कर आए हैं कि ये मिस स्टेटमेंट कौन सा है। अमाउंट वाला मिस स्टेटमेंट है, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन वाला है, या डिस्क्लोजर वाला है, कंपनी कैसे गलत गलत चीजें कर रही है। तो हमें पता तो है कि गलत तो कर रही है, क्योंकि कंपनी को अगर 5 लाख का गेन हुआ है तो 5 लाख का दिखाना चाहिए, 3 लाख का हुआ है 3 लाख का, 2 लाख का हुआ है 2 लाख का, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको नेट अमाउंट नहीं दिखाना रहता, आपको तो ग्रॉस अमाउंट ही दिखाना रहता है, जो कि हम इनकम टैक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट फिर भी कंपनी नेट अमाउंट दिखा रही है। तो इधर हमें आंसर राइटिंग में सबसे पहले हमें मिस स्टेटमेंट को समझना है। Misstatement refers to difference between the amount classification, presentation, and disclosure of the reported financial statements items and the amount classification, presentation, disclosure that is required for the item in accordance with the applicable financial reporting framework. यही चीज हम ऐसे 320 में समझने वाले थे, जिसे हमने फर्स्ट चैप्टर में ही समझ ली। इवन दो हमें इस फर्स्ट चैप्टर में इसकी डेफिनेशन नहीं मिली, बट हमें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मिल गई कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर और एक्चुअल में जो रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर में जो भी चेंजेस होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है इसे हम मिस स्टेटमेंट कहते हैं। यही बात हमने समझी थी। और ऊपर ये जो केस सिनेरियो है इसे हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। ओके, और उसके बाद हमें क्या बोला है कि इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी आल्सो स्टेट्स फ्यू एग्जांपल ऑफ मिस स्टेटमेंट। उसके बाद हमें कुछ एग्जांपल्स भी देखने हैं, बता देने हैं, जो हमें ऊपर हमने देखे थे कि अमाउंट का एग्जांपल, जिसे हमने कॉस्ट और एनआरवी, मतलब जो अमाउंट के एग्जांपल में हमने समझा था कि जो हमारा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है वो कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होना चाहिए, तो कंपनी ने क्या कर दिया, कॉस्ट पे कर दिया, तो इट इज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट वाला मिस स्टेटमेंट हो जाएगा ये। उसके बाद हमने और कौन सा देखा था, क्लासिफिकेशन वाला देखा था, प्रेजेंटेशन वाला देखा था, डिस्क्लोजर वाला दिखा था। डिस्क्लोजर वाले में हमने दो चीजें समझी थी, या तो पार्शियल डिस्क्लोजर होगा या तो कुछ भी डिस्क्लोजर नहीं होगा। तो हम अब इस आंसर के एग्जांपल्स समझ लेते हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आर चार्जिंग ऑफ एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रिवेन्यू और वाइस वर्सा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में दे दिया और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में दे दिया। वाह, तो ये कौन सी चीज हो गई, गलत चीज हो गई, मतलब डिस्क्लोजर में कंपनी गलत कर रही है, या प्रेजेंटेशन में कंपनी गलतियां कर रही है, इसमें डिस्क्लोजर नहीं, सॉरी, प्रेजेंटेशन में। डिफरेंस इन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम वाइस वर्सा इट्स रिक्वायरमेंट इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और कुछ भी डिफरेंस कंपनी कर रही है डिस्क्लोज करने में, जैसे एक्चुअल में कुछ और करना था, और मतलब रिक्वायरमेंट कुछ और चीज की थी फाइनेंशियल एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, बट एक्चुअल में कुछ और कर रही, तो डिफरेंस ऑफ डिस्क्लोजर हो जाएगा। सिलेक्शन और एप्लीकेशन इन सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिलेक्शन और मतलब कर रही है इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज का। डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वाइस वर्सा, जो भी चीजें एक्चुअल में रिक्वायर्ड है गलत कर रही है। appropriate in financial reporting framework, international booking of a fake expenses in the statements of a profit and loss, तो ये वाली कौन सी चीज की हो जाती है, कंपनी हमें गलत क्लासिफिकेशन कर रही है, गलत प्रेजेंटेशन कर रही है। ओवरस्टेटेड रिसिबल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें हम अपने खुद के एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, और जो इन्होंने एग्जांपल्स लिखे हैं वो भी सही है, बस हमें चीजें एक्सप्लेन करना है, उसमें अच्छे से आना चाहिए। बाकी इसमें हमें क्या समझना है कि मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन अच्छे से लिख दो, फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दो, और उसके बाद में जो एग्जांपल्स पूछे हैं वो जो 2-4 एग्जांपल्स हमें समझ में आए वो चीजों को अच्छे से देख लो। ओके।